हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन स्वान। क्या मतलब हुआ? स्वान का मतलब होता है हंस, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द गोल्डन स्वान मतलब कि सुनहरा हंस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ स्वान इन आ पॉन्ड। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ स्वान इन अ पॉन्ड मतलब एक तालाब में एक हंस रहता था। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिव का मतलब होता है रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक समय की बात है, एक तालाब में एक हंस रहता था। ही हैड स्ट्राइकिंग गोल्डन फेदर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है अद्भुत, और गोल्डन मतलब सुनहरा, और फेदर मतलब पंख। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड स्ट्राइकिंग गोल्डन फेदर्स मतलब उसके अद्भुत सुनहरे पंख थे। देयर वॉज आ हाउस नियर हिज पॉन्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किसी भी तरह के सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ हाउस नियर हिज दिस पॉन्ड मतलब इस तालाब के पास एक घर था। वेयर जहाँ आ पुअर वुमेन लिव्ड विद हर 2 डॉटर्स जहाँ एक गरीब महिला रहती थी विद हर 2 डॉटर्स अपनी 2 बेटियों के साथ। चलिए आगे देखिए। दे वर रियली पुअर एंड वर लीडिंग आ टफ लाइफ। क्या मतलब हुआ? और ये भी हमारा पास्ट का सिंपल पास्ट का वाक्य है। दे वर रियली पुअर मतलब वे वास्तव में बहुत गरीब थे। एंड वर लीडिंग अ टफ लाइफ। टफ का मतलब होता है कठिन, और दोस्तों लीड करने का मतलब होता है जीवन का निर्वाह करना। एंड वर लीडिंग अ टफ लाइफ और वो एक कठिन जीवन का निर्वाह कर रहे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वर रियली पुअर एंड वर लीडिंग अ टफ लाइफ मतलब वह वास्तव में बहुत गरीब थे और एक बहुत ही कठिन जीवन का निर्वाह कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। When the swan saw that the poor mother was passing a hard time with her daughters। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये जो सॉ है ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? वैन जब, द स्वान सो जब हंस ने देखा, दैट की द पुअर मदर की वो जो गरीब माँ है, वॉज पासिंग वो गुजार रही थी। और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। वॉज पासिंग गुजार रही थी, अ हार्ड टाइम एक मुश्किल समय बिता रही थी, गुजार रही थी, विद हर डॉटर्स अपनी बेटियों के साथ। ही थॉट और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट उसने सोचा, इफ़ यदि आई गिव दैम वन आफ्टर अनादर माई गोल्डन फेदर्स। क्या मतलब हुआ? और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा? इफ़ आई गिव दैम यदि मैं इनको देता हूँ, वन आफ्टर अनादर और माई गोल्डन फेदर मतलब यदि मैं अपना सुनहरा पंख देता हूँ एक के बाद एक। द मदर कैन सेल दैम जो माँ है वो उसको बेच सकती है, एंड रेज मनी और वो पैसे जुटा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जब स्वान जो जो हंस था, जब उसने उस माँ को देखा
कि वो एक बुरा समय बिता रही है अपनी बेटियों के साथ, तो उसने क्या सोचा कि यदि मैं इनको, इन लोगों को, दैम का मतलब इनको या इन लोगों को अपना एक एक करके एक पंख दे दूं, तो ये लोग मतलब ये जो माँ है वो उसे बेच सकती है और वो पैसे जुटा सकती है। विद दैट मनी मतलब उन पैसों के साथ या उन पैसों से शी एंड हर डॉटर्स कैन लिव इन कम्फर्ट। कम्फर्ट का मतलब होता है आराम, तो क्या मतलब हुआ विद दैट मनी मतलब उन पैसों से शी एंड हर डॉटर्स मतलब वह और उसकी बेटियां कैन लिव इन कम्फर्ट, वह आसानी से या आराम से जीवन आराम से रह सकती हैं। सो इसलिए द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू। और यहाँ वोमेन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द स्वान फ्लू, जो हंस था वो उड़ा, टू द पुअर वुमेन्स हाउस मतलब वो जो स्वान था, हंस था, वो उड़कर उस गरीब महिला के घर पहुँचा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो माँ है और उस गरीब माँ, उसके साथ दो बेटियाँ हैं और ये जो हंस है उनको देख रहा है। चलिए आगे देखिए। ऑन सीइंग द स्वान, और दोस्तों ये सी की फोर्थ फॉर्म है, सीइंग मतलब देखना। ऑन सीइंग द स्वान मतलब कि हंस को देखकर, द वुमेन सैड महिला ने कहा। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हंस को देखकर महिला ने कहा वाई हैव यू कम। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर क्रिया पूरी पाई जाती है, मतलब वहाँ पर क्रिया हो चुके, तो इस तरह का जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है या फिर प्लूरल तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और यदि वो इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे मेंशन किया जाता है और यदि उसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसको पहले मेंशन किया जाता है। तो वाई का मतलब होता है क्यों, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और ये जो कम है ये कम की थर्ड फॉर्म है, कम की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी कम है और थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो क्या मतलब हुआ, वाई हैव यू कम, और ये क्वेश्चन मार्क है, वाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो। वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं, एंड और वी हैव नथिंग टू ऑफर यू। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वी हैव नथिंग, ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि इसके पास कुछ है, तो वहाँ पर इस तरह का जो वाक्य है उसको पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। और यदि वो वाक्य प्रेजेंट में हो तो उसमें हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, टू ऑफर यू, तुम्हें देने के लिए। चलिए आगे देखिए। द स्वान रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। वो जो हंस था, द स्वान रिप्लाइड, हंस ने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और इस स्ट्रक्चर को मैं समझाना चाहूँगा आपको, आप इस पर ध्यान दें क्योंकि इस वाक्य के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जो प्राइमरी वर्ब है, जो मुख्य वर्ब है, उसे आपको पहले मेंशन करना है और उसको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर हैव के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। और जब यहाँ पर दूसरी वर्ब का आपको प्रयोग करना है तो दूसरी वर्ब का प्रयोग करने से पहले आपको टू का प्रयोग करना होता है और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और टेक का मतलब होता है लेना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द स्वान रिप्लाइड मतलब कि हंस ने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम मतलब मैं नहीं आया हूँ, टू टेक लेने, एनीथिंग कुछ भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग मतलब मैं कुछ भी लेने के लिए नहीं आया हूँ, बट लेकिन
आई हैव समथिंग टू गिव यू, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही पजेसिव सेंटेंस है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। जैसे कोई भी वाक्य हो जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी पास कुछ है, तो इस तरह का वाक्य पजेसिव सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी या फिर प्लूरल हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, बट आई हैव समथिंग, लेकिन मेरे पास कुछ है, टू गिव यू, आपको देने के लिए। तो उस पूरी लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उस जो हंस था उसने क्या जवाब दिया, आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग, मतलब मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, बट आई हैव समथिंग टू गिव यू, लेकिन मेरे पास मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। चलिए आगे देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, योर कंडीशन, मैं आपकी स्थिति को जानता हूँ। आई विल गिव माई गोल्डन फेदर्स वन बाय वन एंड यू कैन सेल देम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ, आई विल गिव माई गोल्डन फेदर्स, मतलब मैं अपने सुनहरे पंख दूंगा, वन बाय वन, एक के बाद एक, एंड और यू कैन सेल देम, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, SELL, सेल, सेल मतलब बेचना, एंड यू कैन सेल देम, और आप उनको बेच सकती हो, विद द मनी रेज्ड थ्रू इट, और रेज थ्रू का मतलब जुटाए गए। तो क्या मतलब हो, विद द मनी रेज थ्रू इट, मतलब उन पैसों से जो इससे इन जुटाए गए, मतलब इसके द्वारा जुटाए गए पैसों से, यू एंड योर डॉटर्स, आप और आपकी बेटियां, कैन ईजिली लिव इन कंफर्ट, आराम मतलब कैन ईजिली लिव इन कंफर्ट, आसानी से और आराम से रह सकते हो। देन फिर ही शेड वन ऑफ हिज फेदर्स एंड फ्लू अवे, और दोस्तों ये जो शेड है इसका मतलब होता है गिराना, किसी भी चीज़ को गिराना उसे शेड कहा जाता है। देन फिर ही शेड, उसने गिरा दिया, वन ऑफ हिज फेदर्स, अपने एक पंख को, एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर दूर चला गया, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, एंड फ्लू अवे। चलिए आगे देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर, मतलब समय समय पर। द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वो जो हंस था वो उड़कर उस गरीब महिला के घर पर आता, एंड शेड, और गिरा देता, वन ऑफ हिज गोल्डन फेदर्स, वन ऑफ हिज गोल्डन फेदर मतलब अपने एक सुनहरे पंख को गिरा देता, फॉर द पुअर वुमेन टू सेल, मतलब उस गरीब महिला के लिए, टू सेल बेचने के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि समय समय पर वो जो हंस था वो उस गरीब महिला के घर पर उड़कर आता और वो अपना एक सुनहरा पंख गिरा देता ताकि वो जो गरीब महिला है उसको बेच पाए। एंड द मदर एंड हर डॉटर्स वर हैप्पी, और वो जो माँ थी और जो उसकी बेटियां थीं वर हैप्पी, वो खुश थे, एज जैसे कि दे वर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, जैसे कि वो एक कंफर्टेबल मतलब एक आरामदायक एक जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ईच गोल्डन फेदर गॉट दैम इनफ मनी टू कीप दैम इन कंफर्ट, क्या मतलब है ईच गोल्डन फेदर, ईच मतलब प्रत्येक, मतलब जो प्रत्येक जो सुनहरा जो पंख था, गॉट दैम इनफ मनी, वो उनको मतलब उसने उनको अच्छे पैसे दिलवाए, टू कीप दैम इन कंफर्ट, उनको आराम में रखने के लिए। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, गेट का मतलब दिलाना होता है और ये सेकंड फॉर्म है गॉट। बट लेकिन द मदर बिकेम ग्रीडी टू गेट ऑल द फेदर्स एज सून एज पॉसिबल, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और यहाँ पर ग्रीडी को यूज़ किया गया जो कि एक एडजेक्टिव है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो बिकम ग्रीडी का मतलब होता है बिकम ग्रीडी मतलब होता है लालची बनना और बिकेम ग्रीडी मतलब लालची बन जाना, हो जाना। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द मदर बिकेम ग्रीडी, लेकिन जो माँ थी वो लालची हो गई, टू गेट प्राप्त करने के लिए, ऑल द फेदर्स सारे सभी पंखों को, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेकिन वो जो माँ थी वो लालची हो गई, लालची बन गई, टू गेट ऑल द फेदर्स सभी पंखों को लेने के लिए, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके। चलिए आगे देखिए, वन डे एक दिन, शी सैड टू हर डॉटर्स उसने अपनी बेटियों से कहा, नाउ अब, वी विल नॉट ट्रस्ट दिस स्वान, और ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब है, नाउ अब, वी विल नॉट ट्रस्ट हम भरोसा नहीं करेंगे, दिस स्वान इस हंस पर। पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब होता है संभवतः, ही मे फ्लाई अवे शायद वह दूर उड़ जाए, एंड नेवर कम बैक और कभी वापस ना आए।
और दोस्तों ये जो हमारा ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस है, इसमें मे का प्रयोग किया गया है। मे का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर उस वाक्य में डाउट को दिखाना चाहते हैं, किसी तरह के शक या फिर संदेह को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आएगा होगा। उसने क्या कहा, पॉसिबली संभवतः ही मे फ्लाई अवे, शायद वे उड़कर दूर चला जाए, एंड नेवर कम बैक, और वो कभी वापस ना आए। इफ़ दिस वुड हैपन, यदि ऐसा होगा, वी विल बी पुअर अगेन, हम दोबारा से गरीब हो जाएंगे। वी विल टेक ऑल ऑफ हिज फेदर्स, हम उसके सारे पंखों को ले लेंगे। वैन ही विल कम द नेक्स्ट टाइम, जब वे अगली बार आएगा। चलिए आगे देखिए। द इनोसेंट डॉटर्स रिप्लाइड, और दोस्तों इनोसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मासूम या फिर निर्दोष। द इनोसेंट डॉटर्स रिप्लाइड, वो जो मासूम बेटियां थीं उन्होंने जवाब दिया, मदर दिस विल हर्ट द स्वान। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, तो उन्होंने क्या कहा, मदर मतलब कि माँ, दिस विल हर्ट द स्वान, ये जो चीज़ है वो स्वान को मतलब हंस को चोट पहुंचाएगी। ही हैज़ बीन सो गुड टू अस, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, ही हैज़ बीन सो गुड टू अस, वह हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा है। वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, और दोस्तों ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और कॉज का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह बनना। तो क्या मतलब हुआ, वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, हम उसके दर्द का कोई भी वजह नहीं बनेंगे। वी विल नॉट मतलब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उसको नुकसान पहुंचे, जिसको उसको दर्द हो। चलिए आगे देखिए। दे एडवाइज्ड देयर मदर, एडवाइस का मतलब होता है किसी को कोई सलाह देना। दे एडवाइज देयर मदर, उन्होंने अपनी माँ को सलाह दी। टू गिव अप, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। गिव अप के कई मतलब होते हैं। गिव अप का मतलब होता है किसी बुरी आदत को छोड़ देना, हार लेना, हार मान जाना, या फिर किसी बात को छोड़ देना, उसे गिव अप कहा जाता है। गिव अप हर आइडिया, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे एडवाइज देयर मदर टू गिव अप हर आइडिया, मतलब उन्होंने अपनी माँ को सलाह दी कि वो इस विचार को, मतलब ये जो विचार है उसे छोड़ दे। बट लेकिन द मदर वॉज एडामेंट, और दोस्तों एडामेंट का मतलब होता है ज़िद्दी होना, किसी चीज़ का हटी होना, किसी बात पर अड़ जाना। लेकिन वो जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा उस बात पर अड़ी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार, वैन द स्वान केम, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम। तो क्या मतलब वो नेक्स्ट टाइम अगली बार, वैन द स्वान केम, जब हंस आया, द ग्रीडी मदर, जो ये जो लालची माँ थी, कॉट हिम, और ये कैच के सेकंड फॉर्म में कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान होना। अनअवेयर मतलब कि अनजान होते हुए, एंड एज, और जैसे कि शी स्टार्टेड पुलिंग आउट, और स्टार्टेड का मतलब होता है किसी काम को पास्ट में करने लग जाना, और पुल मतलब खींचना। एज शी स्टार्टेड पुलिंग आउट हिज गोल्डन फेदर्स, मतलब जैसे ही वह उसके सुनहरे पंखों को खींचने लगी, मतलब खींच कर निकालने लगी। दे चेंज्ड इनटू सम स्ट्रेंज फेदर्स, और ये जो दे है ये पंखों के लिए यूज़ किया गया है। दे चेंज्ड, वो बदल गए किसमें, इनटू सम स्ट्रेंज फेदर्स, मतलब किसी अजीब तरह के जो पंखों में वो बदल गए। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगली बार क्या हुआ कि जब वो हंस आया तो वो जो लालची माँ थी उसने उसको पकड़ लिया, और वो जो हंस था वो इस बात से अनजान था, और जैसे ही वो उसके पंखों को उखाड़ने लगी खींचकर, वो उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, और वो एक अजीब तरह के पंख हो गए। द मदर वॉज शॉक्ड टू सी द चेंज, और ये जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, टू सी द चेंज, मतलब इस चेंज को, इस परिवर्तन को देखकर। चलिए आगे देखिए। द स्वान सेड, ये जो हंस, द स्वान सेड, हंस ने कहा, पुअर मदर मतलब कि गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ की जाती है। अब जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल के हिसाब से यहाँ पर वांट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और वांट की जो सेकंड फॉर्म है वो है वांटेड, और इसका मतलब होता है चाहना, और उसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, हेल्प मतलब मदद करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई
एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें। द स्वान सेड मतलब कि हंस ने कहा, पुअर मदर मतलब कि गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू मतलब मैं आपकी मदद करना चाहता था, बट लेकिन यू हैव हर्ट मी इंस्टीड लेकिन उसके बजाय आपने मुझे हर्ट किया है, मतलब आपने मुझे चोट पहुँचाई है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आप इसे समझ ही गए होंगे कि वो जो स्वान था, हंस था, उसने क्या कहा कि गरीब माँ मैं आपकी मदद करना चाहता था, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इंस्टीड का मतलब की बजाय, लेकिन उसकी बजाय आपने मुझे हर्ट किया है मतलब आपने मुझे चोट पहुंचाई है। एज़ पर माई विश मतलब कि मेरी इच्छा के अनुसार या मेरी इच्छा से आई यूज्ड टू गिव यू द गोल्डन फेदर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब आप पास्ट के अंदर कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी काम बराबर हुआ करता था, या आप किसी की कंसिस्टेंसी को निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, जहाँ हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उस लाइन का क्या मतलब हुआ, एज पर माई विश मतलब अपनी इच्छा से, आई यूज टू गिव यू द गोल्डन फेदर मतलब मैं अपनी इच्छा से आपको सुनहरे पंख दिया करता था। नाउ अब माई फेदर्स विल फैच यू नथिंग लेकिन अब जो मेरे जो पंख हैं, विल फैच यू नथिंग उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इस कहानी का जो सार है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसा हमने देखा कि जो सुनहरा हंस था वो सिर्फ मदद करने के लिए उस माँ के पास जाता था, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और वो चाहता था कि वो अपना सुनहरा पंख उनको दे और वो उसको बेचकर कुछ पैसे कमा सकें और वो एक आरामदायक जीवन बिता सकें। लेकिन वो जो माँ थी वो शायद बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लालची थी, और वो उसके सारे ही सुनहरे पंखों को एक बार में हासिल करना चाहते थे, जिसकी वजह से उसने उसको चोट पहुंचाई। और उसके बाद अंत में क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कर रहे थे तो उसकी वजह से जो उसके जो सुनहरे पंख थे उनका कलर भी चेंज हो गया और वो उसके किसी काम के भी नहीं बचे। तो दोस्तों ये जो कहानी का सार है इससे हमें सीखने को मिलता है कि लालच जो है बहुत बुरी बला है, जिससे हमेशा ही नुकसान होता है। तो ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो या फिर कहानी के बारे में आप कुछ बताना चाहें या फिर अपनी तरफ से कोई कहानी का मॉरल देना चाहें तो आपका स्वागत है। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।